आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्र की बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली कई फटकारों के बाद आज से देश भर में सबके लिए मुफ्त टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। वैक्सीन फॉर ऑल के तहत अब 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन लगेगी और इसके लिए कोविन ऐप पर खुद को रजिस्टर करना भी जरूरी नहीं होगा। हालांकि निजी अस्पतालों में अभी भी पैसे देकर टीका लगवाया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र ने पहले टीकों की 2 कीमतें तय की थी और पहले यह नियम भी था कि टीका राज्य खरीद रहे हैं। कीमतों और केंद्र की टीका नीति को लेकर विपक्षी पार्टियों और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी आलोचना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई सुनवाई की थी और केंद्र को कई बार फटकार लगाई। इसके बाद 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित कर आज यानी 21 जून से सबको मुफ्त टीका लगाए जाने की बात कही थी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार मैन्युफैक्चर होने वाली 75% डोज भारत सरकार खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त में दी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की सप्लाई, जनसंख्या, बीमारी, बोझ और वैक्सीन में तेजी जैसे पैमानों को देखते हुए की जाएगी। वैक्सीन वेस्टेज होने पर वैक्सीन बंटवारे में नुकसान उठाना होगा। तकरीबन 2 सालों तक दरकिनार रहने के बाद जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक दल 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार नई दिल्ली के साथ बातचीत की शुरुआत करने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू और कश्मीर पीपुल कॉन्फ्रेंस जैसे तमाम राजनीतिक दल इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के रूप में सबसे सख्त विपक्षों में से एक का गवाह बने हैं। हालांकि बीजेपी इन क्षेत्रीय दलों में से हर एक पार्टी के साथ कभी न कभी एक पूर्व सहयोगी के तौर पर काम करती रही है। सैकड़ों अन्य लोगों के साथ मजबूत नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को धारा 370 के निरस्त होने से पहले हिरासत में ले लिया गया था। भाजपा की तरफ से सामूहिक गिरफ्तारी का वह कदम इस क्षेत्र के कथित विशेष दर्जा छीन लिए जाने के खिलाफ किसी भी तरह के विरोध की आशंका को नाकाम करने के लिए उठाया गया था। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों का कहना है कि तकरीबन 2 साल बाद तमाम पार्टियां, जिनमें पूर्व पीडीपी मंत्री अल्ताफ बुखारी की अगुवाई में नवगठित अपनी पार्टी शामिल है और जिसे किंग्स पार्टी के तौर पर ज्यादा अहमियत दी जाती है, 24 जून को राष्ट्रीय राजधानी में शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगी। आपको बता दें कि 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से बने एक राजनीतिक मोर्चे की तरफ से तकरीबन 6 महीने तक निष्क्रिय रहने के बाद श्रीनगर में एक बैठक का आयोजन किया गया और इसके बाद ही यह स्थिति सामने आई है। औपचारिक रूप से पिछले ही साल वजूद में आए पीएजीडी पर भाजपा नेतृत्व की तरफ से हमले किए जाते रहे हैं और यहां तक कि गृह मंत्री की ओर से इसे गुपकार गैंग भी कहा गया था, जिस सिलसिले में पीएजीडी की घटकों ने बड़े पैमाने पर उनकी आलोचना भी की थी। हरियाणा के नूंह में पिछले महीने जिम ट्रेनर आसिफ खान की हत्या के बाद से पिछले कुछ दिनों में इलाके का माहौल कुछ सांप्रदायिक हो गया था, जब कुछ महापंचायतों में इस हत्या को सांप्रदायिक हिंसा बताकर नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी। इस नफरत को रोकने और आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय नागरिक संगठनों ने जनता से इस मामले को सांप्रदायिक न बनाने और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। देखिए न्यूज क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। आज हमने नूंह में ये नागरिक सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि पिछले दिनों नूंह के अंदर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने यहाँ का जो सांप्रदायिक सौहार्द है, अमन है, भाईचारा है, उसको बिगाड़ने की कोशिशें की है। ऐसा है, ये बहुत आज एक ऐतिहासिक यहाँ पर सभा हो रही है, नागरिकों की सभा। मतलब कि जितने लोग यहाँ हैं सब भारत के नागरिक हैं और सबको संविधान में जो भी अधिकार प्राप्त है वो सबको बराबर से हासिल होने चाहिए। ये हमारा यहाँ पर नारा है और सबको न्याय भी बराबर से मिलना चाहिए। 16 मई को यानू में आसिफ हुई जो खेड़ा खलीलपुर गांव के रहने वाले थे और उसके बाद कुछ लोगों को पकड़ा गया जो एक विशेष धर्म से, जाति से संबंधित थे
उसके बाद यहाँ पे 31 मई को एक बड़ी हिंदू महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें काफी ज्यादा भड़काऊ भाषण दिए गए और ये सम्मेलन उन लोगों की अध्यक्षता में हुआ जो बीजेपी के बड़े प्रमुख कार्यकर्ता हैं, और उनको बाद में इनाम के तौर पर मीडिया प्रवक्ता भी बनाया गया। सूरजपाल अम्मू जो करणी सेना के भी अध्यक्ष हैं, और उसके अलावा कई लोग उस सम्मेलन में शामिल थे, जिसमें फरीदाबाद में जुनैद की हत्या करने वाले नरेश कुमार भी शामिल थे। अभी जो हाल में 2-3 घटनाएं यहाँ पर घटी हैं, एक तो एक लड़का आसिफ मारा गया और उसको मारने वाले लोग गुंडे थे, गुंडागर्दी के लिए मशहूर थे, कोई ऐसा सांप्रदायिक खास उनका एजेंडा नहीं था। लेकिन मौत के बाद जो गिरफ्तार भी हुए और जो नामजद थे वो भी गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके बाद उस पूरे मामले का सांप्रदायिकीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके संघ परिवार के लोग इन्होंने यहाँ पर एक इंद्री गांव में एक हिंदू महापंचायत का आयोजन किया, और उसमें उन्होंने ये नारा दिया कि पहली बात तो ये कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो निर्दोष है, और इसके साथ ही साथ इस तरह के मुसलमानों को मारना भी कोई अपराध नहीं, क्योंकि ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, इनको मारना सही है। और जो ये बातें बोल रहा था, जो आयोजक था वो अमू, वो आज हरियाणा की सरकार का पंजीकृत प्रवक्ता है। पतंजलि के मालिक रामदेव को भारतीय शिक्षा बोर्ड की कमान सौंपे जाने पर कई सवाल खड़े होते रहे हैं। 21 जून को छपी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इसको लेकर कई और खुलासे हुए हैं। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के स्वदेशीकरण के लिए सीबीएसई की तर्ज पर एक राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड स्थापित करने का विचार सबसे पहले रामदेव ने रखा था। 2015 में योग गुरु ने अपने हरिद्वार स्थित वैदिक शिक्षा अनुसंधान संस्थान के माध्यम से महर्षि दयानंद की पुरातन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के मिश्रण की पेशकश करके शिक्षा का भारतीयकरण करने में मदद करने के लिए एक स्कूल बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने विशेष रूप से रामदेव के प्रस्ताव पर एक बैठक भी की थी, लेकिन शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक निजी स्कूल बोर्ड को मान्यता देने के सवाल पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा आपत्ति व्यक्त करने के बाद अंततः इसे बंद कर दिया गया था। दरअसल 13 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तत्कालीन स्कूल शिक्षा सचिव SC खुंटिया ने इस आधार पर प्रस्ताव का विरोध किया था कि एक निजी बोर्ड के लिए राज्य की मंजूरी अन्य लोगों के समान अनुरोधों के लिए दरवाजे खोल देगी, जिसके बाद मंत्रालय ने MSRVVP के तहत वेद विद्या यानी वैदिक शिक्षा के लिए अपना स्कूल बोर्ड स्थापित करने की योजना बनाई। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी पारंपरिक पाठशालाओं में लगभग 10,000 वेद विद्या छात्र पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही इसमें रामदेव के आचार्य कुलम को संबद्ध करने की संभावना है। RSS द्वारा संचालित विद्या भारती स्कूल और आर्य समाज द्वारा संचालित स्कूलों को भी इस बोर्ड के अंदर लाने की योजना है, क्योंकि यह उन्हें 12वीं कक्षा तक शिक्षा के अपने मॉडल को बनाए रखने की अनुमति देगा, जिसे CBSE जैसे स्कूल बोर्ड अभी अनुमति नहीं दे रहे। और आखिर स्वास्थ्य मंत्रालय ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 28,36,898 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 30,39,996 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की